स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से PYQ सेशन लेके आई हूँ, जो कि 2021 और 22 का सेशन है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस जो है उस पर चर्चा करेंगे और जो भी थ्योरी है, जो भी उस टॉपिक की थ्योरी है, उस पर भी हम डिस्कशन अपना रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन इस ईयर पे पूछा गया था वो किस पे है? प्रोपोजिशनल लॉजिक पे है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात की है। ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ABC और D करके। यहाँ पर आपको कुछ प्रोपोजिशनल लॉजिक दिए हैं, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फिर एट लास्ट क्या पूछ रहा है आपको कि कौन सा करेक्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस है, उसको हमें बताना है। और आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शंस आपको दो का पेयरिंग में दिया गया है कि कोई दो ही सही होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो हम एंड ऑपरेशन होता है और जो और ऑपरेशन होता है, एंड को हम लोग डॉट के साइन से भी डिनोट करते हैं और जो और होता है वो प्लस के साइन से होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए वाला ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा तीन वेरिएबल्स दिए हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो अल्फ़ा डॉट हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या दिया गया है? बीटा प्लस गामा, इस तरीके से। जब इसे हुआ हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा गामा, इस तरीके से होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी कैसे होगा? अल्फ़ा और ये डॉट होगा और ये बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा डॉट गामा, ये होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम हम लोग के पास आउटपुट आ रहा है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा, और यहाँ पर भी ये डॉट है। ओके, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा सेम है। मतलब कि क्या हुआ, हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट देखना था। दोनों साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होने चाहिए थे? इक्वल, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है। मतलब कि जो ए है वो हमारा इक्विवेलेंस है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए दो जगह, एक फर्स्ट ऑप्शन में, एक थर्ड ऑप्शन में। मतलब अब इसके साथ पेयरिंग किसकी किसकी है? डी की है और सी की है। हमें किसको किसको चेक करना है? डी और सी को चेक करना है और फिर हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले हम लोग सी को चेक कर लेते हैं। सी को चेक करेंगे तो ये क्या हुआ? P टेंड्स टू Q, P टेंड्स टू Q का फॉर्मेट है, जिसे मैं पहले भी बताई हूँ कि P टेंड्स टू Q को हम लोग नेगेशन P प्लस Q या फिर नेगेशन P और Q, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस उसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लो। तो अल्फ़ा नेगेशन प्लस क्या हो जाएगा? बीटा, इस साइड की वैल्यू इसको रख के देखो, सेम वही होगा। ये हो जाएगा क्या? P टेंड्स टू Q। क्लियर है? अब इसके जगह पुट करके रखिए तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू की इस साइड की बात है तो नेगेशन बीटा का होल नेगेशन, क्योंकि यहाँ हमें रखना है, प्लस किस पे रखना है? क्या है हमारे पास? नेगेशन अल्फ़ा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें पता है कि जब डबल नेगेशन रहता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब क्या आने वाला है? बीटा प्लस अल्फ़ा का नेगेशन आने वाला है। यहाँ पर भी क्या है? अल्फ़ा का नेगेशन प्लस बीटा, दोनों ही क्या हुए? इक्वल हुए। मतलब कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है। इसका मतलब जो सी है वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी, ऑप्शन थर्ड आएगा। ठीक है, क्लियर है ऑप्शन से? उसी तरीके से हम इसको भी रखेंगे, सॉल्व करेंगे और बी वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके देखिए कि वो इक्विवेलेंट आ रहे हैं कि नहीं। वैसे तो नहीं आएंगे क्योंकि हमें आंसर पता चल गया ए और सी है। तो आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, आप इन दोनों स्टेटमेंट को करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपको ग्राफ से रिलेटेड दिया है, ग्राफ थ्योरी के टॉपिक से क्वेश्चन दिया है और किससे रिलेटेड पूछा है? DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जहां हम डेप्थ पे सर्च करते हैं, और एक क्या होता है? ग्राफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जहां हम ब्रेथ पे फर्स्ट करते हैं, मतलब कि लेवल पे सर्च करते हैं। तो यहाँ हमें DFS से पूछा है। आपको एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। ये देखिए ABCD 4 स्टेटमेंट आपको दिए, सीक्वेंस दिए हैं कि आपको कहाँ से कहाँ सर्च करना है और बस उसे ही हमें फिर आंसर बताना है कि वो सही है कि नहीं।
अब देखते हैं, सबसे पहले को हम ट्रैवर्स करके देखते हैं अपने ग्राफ में A B C G H F। तो सबसे पहले A, ठीक है, फिर B, A B, फिर C, उसके बाद क्या बोला है G। तो यहाँ से हम चले गए G पे, G, उसके बाद फिर H, उसके लिए भी है एजेस H, और उसके बाद फिर F। तो ये क्लियर है, हम सभी नोट्स में जाके हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और सभी के लिए उससे डायरेक्टेड लिंक है, मतलब कि जो ए स्टेटमेंट है वो क्या होगा, सही होगा, वो DFS के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में जा रहा है। सेकंड को देखते हैं ABFCHG, क्लियर है। तो ABF फिर C जाने बोल रहा है, तो C जाने के लिए देखिए आपके पास डायरेक्टेड लिंक नहीं है, आपको कैसे जाना पड़ेगा, या तो आप A से होते हुए जाएंगे, या फिर B से होते हुए जाएंगे, या फिर H से होते हुए जाएंगे, तो वो फिर गलत हो जाएगा। हमें डायरेक्टेड लिंक्स को देखना है, ठीक है, जो डायरेक्टली एज कनेक्ट होंगे उसकी बात करेंगे। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, B वाला। C को ट्रैवर्स करके देखिए ABFHGE, ABFHG और C, ये C है, क्लियर है। क्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर कि हमने हर नोड में जाके विजिट किया। लास्ट वाला क्या होगा, ABF और HBC, ABFHBC है, B और C, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्लियर हुआ ये, तो मतलब कि आंसर हमारा क्या आया, A, C और D आया, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो यहाँ हमें क्या करना था, जो हमें सीक्वेंस दिया था वो सही तरीके से ट्रैवर्स हो रहे हैं कि नहीं, उसे डायरेक्टेड लिंक से जा रहे हैं कि नहीं, बस हमें वो चेक करना था। और जिस पे हम नहीं गए थे, जैसे कि हमारा सेकेंड ऑप्शन, वो क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। अगले साइड पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेशन से पूछा है, क्लियर है। रिलेशंस में आपको कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, सिमेट्रिक को बताना है और ट्रांजिटिव को बताना है, क्लियर है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमें जानना होगा, और उससे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले हम वो चीज़ देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट E की वैल्यू उन्होंने दी है 0.0005, E की वैल्यू उसने फिक्स कर दी है। लेट RE बी द रिलेशन, रिलेशन क्या है, एक्स वाई का। इन रिलेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है, कैसे रिलेट करना है, तो मॉड के अंदर x माइनस वाई, जो कि कैसी होनी चाहिए, लेस देन E होनी चाहिए। E की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है, उससे लेस देन होनी चाहिए। तो हमें फिर इन सभी प्रॉपर्टीज़ को बताना है कि कौन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, x माइनस एक्स, जो कि किस पे है, मॉड पे है। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, मतलब कि जहाँ पर अगर कोई माइनस वाली वैल्यू भी आती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। मॉड हम लोग इसीलिए ही लगाते हैं। और उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ई से लेस होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एक एक प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट जब खुद के साथ रिलेट करता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि कोई एक एलिमेंट है x जो कि रिलेट करेगा x के साथ, तो फिर वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और ये x कैसे होनी चाहिए, बिलोंग होनी चाहिए उस रिलेशन में। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, हम कोई भी वैल्यू लेंगे x की और उससे खुद को उससे माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है, ठीक है। अब 0 आने वाली है जो कि क्या है, E के वैल्यू से लेस देन है, तो क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट, तो रिफ्लेक्सिव तो आ गया। सेकेंड बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, जब x रिलेट कर रहा है y के साथ तो क्या होना चाहिए, y रिलेट करेगा x के साथ। अगर हमें एक्स वाई मिल रहा है तो वहाँ पर वाई एक्स भी होना चाहिए उस रिलेशन में। तो हम लोग हमें अब क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई फाइंड करना है मॉड के साथ, वैसे ही y माइनस एक्स फाइंड करना है। जो हमें रिलेशन दिया है हम उसी के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ x की वैल्यू हम लेते हैं 0.0003 माइनस y की वैल्यू मैं लेती हूँ 0.0002। ये क्या हुआ, x माइनस वाई के लिए है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन होगा ई से, क्लियर है, लेस देन आएगी वैल्यू,
नेक्स्ट अब हमें क्या ढूंढना है, जब x माइनस वाई है तो हम क्या करके देखेंगे, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स क्या है, 0.002 माइनस 0.0003, जो कि किसके अंदर है, मॉड के अंदर है। क्लियर है, जो कि क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ई की वैल्यू आपको पता है 0.0005। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो लेस में आएगा, माइनस में आएगा। मैंने क्या बोला था कि जब मॉड लगा रहता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। जब हमने x माइनस वाई करके देखा तो भी वो e की वैल्यू से लेस हो रही थी, y माइनस एक्स करके देखा तो भी वो e की वैल्यू लेस हो रही है। इसका मतलब कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो कर रहा है। अब हम चलते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव का क्या होता है, अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो हमें क्या मिलना चाहिए, उस रिलेशन में हमें क्या ढूंढना है, एक्स और जेड की पेयर देखनी है। क्लियर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पहले x माइनस वाई देखना है जो कि लेस देन होना चाहिए e से, फिर y माइनस z को देखना है जो कि लेस देन होना चाहिए e से। उसके बाद क्या होना चाहिए, x माइनस z होना चाहिए जो कि लेस देन होना चाहिए e से। अब हम x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, z की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ, सेम एज इट इज़ लेती हूँ, यही ले लेते हैं। ठीक है, 0.003 माइनस 0.002 अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ तो वो लेस देन होगा ई से। क्लियर है, ई की वैल्यू लेस देन आएगी, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर दिया। y माइनस जेड के लिए देखते हैं, y की वैल्यू क्या है अभी 0.002 और मैं z की वैल्यू लेती हूँ 0.001। ठीक है, तो 2 माइनस 1 करने से 1 आएगा जो कि लेस देन है e की वैल्यू से, ये भी सेटिस्फाई है। तो अब हमें क्या देखना है, x की वैल्यू और z की वैल्यू को हम कंपेयर, मतलब कि माइनस करके देखेंगे। x की वैल्यू क्या हमने ली थी 0.0003, ठीक है, और y की हमने क्या ली है यहाँ पर 0.0002। तो ये भी क्या हुआ, e के वैल्यू से लेस ही है। मतलब कि यहाँ पर अभी ये तीनों, जब हम ये वाला एग्जाम्पल लिए, ये वाली वैल्यूज़ लिए x y z की, तो e से तो लेस देन आ रही है, मतलब कि अभी ट्रांजिटिव रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या अगर मैं वैल्यूज़ चेंज करती हूँ, ठीक है, तब भी वो क्या ट्रांजिटिव फॉलो करेगा। ठीक, जैसे कि मैं अब ले लेती हूँ कि x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ, y की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 0.004, ठीक है, और z की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 0.009। अब हम इस पे रख के देखते हैं कि क्या अभी भी ये ट्रांजिटिव रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं, पहले x माइनस वाई करेंगे। तो अगर मैं 0 माइनस 0.004 करूँगी तो ये लेस देन होगा e से, x माइनस वाई सेटिस्फाई कर रहा है। y माइनस जेड देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, ओके 0.00 और 0.4, ठीक है, माइनस यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं 8 ले लेती हूँ। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, z की वैल्यू 8 ले लेते हैं, माइनस करते हैं 0.0008। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होगा, अभी भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा, e की वैल्यू 4 आएगी, तो 5 से लेस देन है, अभी भी सही है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें x माइनस जेड को चेक करना है। ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि x माइनस जेड करने से आ रहा है कि नहीं, e की वैल्यू लेस, x की वैल्यू क्या है 0, और z की वैल्यू क्या है 0.0008। क्या ये लेस देन है e से, e की वैल्यू क्या थी 0.00 और 0.5, ये थी वैल्यू।
यहाँ पर सॉल्व करने से 0.0008 आएगा, जो कि लेस देन नहीं है ई की वैल्यू से, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब हमने जो अभी एग्जांपल लिया वो भी तो उस सेट की ही वैल्यू है। जैसे हमने यहाँ डेसिमल नंबर लिया था, तो जब हम x माइनस वाई करके देखे, y माइनस एक्स करके देखे, वैल्यू आ रही थी। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव रूल के लिए करें और हमने यहाँ वैल्यू चेंज करके देखी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, जब हमने वैल्यूज़ चेक किया, काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल मतलब कि एक्सेप्शन से एक्सेप्शन केस लेके देखे कि सभी नंबर्स के लिए, सभी एग्जाम्पल्स के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि कुछ वैल्यूज़ के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, फॉलो नहीं कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी सिर्फ क्या होंगे, ट्रू होंगे। क्लियर है। आप इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ आपको, तो यहाँ पर हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग को फिर से बूलियन अलजेब्रा दिया गया है और एक बार फिर से बोल रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, उस पर बात की गई है। तो इसे भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हमें करना है और कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले हम x वाली वैल्यू को देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि और के लिए हम प्लस लेंगे, एंड के लिए डॉट लेते हैं। तो हम पहले इस वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a, ठीक है, प्लस b और यहाँ पर है फिर a प्लस c। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, ये a प्लस, इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस b c, इस तरीके से आएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ a प्लस बी ए प्लस बी सी, इस तरीके से आया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस b, उसके बाद फिर डॉट है a प्लस c, इस तरीके से आया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में b है। तो मैं यहाँ से a पहले से ही रहेगा प्लस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b a प्लस c, सॉरी ये c होगा। क्लियर है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया, a प्लस b आया और a प्लस c आया। और यहाँ पर भी जब हम देखें तो a प्लस बी और a प्लस सी, मतलब कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो x है वो सही है, यहाँ पर x जो है वो सही है। अब x के साथ x इज ट्रू भी दिया है और एक बार बोला है कि बोथ x एंड y आर ट्रू भी, तो हमें y को भी चेक करना पड़ेगा। y चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, a b प्लस a c, इस तरीके से है। ठीक है, डबल ब्रैकेट, फिर ये क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा b प्लस a, ठीक है, और यहाँ b प्लस c, इस तरीके से आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस ये 2 बार a है तो a होगा। ठीक है, क्लियर है, ये इस तरीके से। उसके बाद फिर ये ए बी प्लस ए सी, क्लियर। अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों टर्म्स में कुछ कुछ कॉमन है। जैसे a यहाँ पर कॉमन है, हम a को निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, b प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, a कॉमन निकाल लेते हैं और ये b प्लस c होगा। क्लियर। अब b प्लस 1, किसी भी चीज़ को अगर प्लस 1 करोगे तो ये पूरा टर्म 1 हो जाता है, तो ये आ गया a, और यहाँ पर ये a b प्लस c, इस तरीके से है। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, तो ए बी प्लस ए सी रहेगा। ठीक है, और फिर ये a है। तो देखिए कोई भी चीज़ 2 बार होती है तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या आएगा, ए बी प्लस इसके साथ भी होगा तो ए सी। ठीक है, हमारा लास्ट यहाँ पर ये आया। फिर y को देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं तो ये क्या होगा, ए बी, ठीक है, और है तो प्लस
ए सी। तो देखिए इसका लास्ट और इसका लास्ट दोनों क्या हुए, सेम हुए, मतलब कि जो y वाला स्टेटमेंट था वो भी क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। तो अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में हम लोग को बताया कि बोथ x एंड y आर ट्रू दिया है, ठीक है। तो हमें और कोई मतलब z क्या समझ में आ रहा है कि सेटिस्फाई नहीं होने वाला, मतलब इक्विवेलेंट नहीं होने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ x एंड y आर ट्रू। क्लियर है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ पर आपको फिर से एक बार वही प्रोपोजिशनल लॉजिक से ही पूछा है, पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, पैटर्न एजर्शन और रीज़न से पैटर्न दिया है, ठीक है। अब एजर्शन में हम लोग को क्या बोला है कि नेगेशन P दिया है सिर्फ, और बोल दिया है कि रीज़न, उसका कारण क्या है, नेगेशन P कैसे आएगा, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा। उसके बाद फिर हमें पूछा है कि क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब ये P टेंस टू Q के फॉर्मेट में है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, R डैश प्लस Q का डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, नॉर्मल और में है तो R प्लस S होगा। फिर इसको भी हम चेंज करेंगे P टेंस टू Q के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा S डैश प्लस Q का डैश, और फिर ये क्या होगा, P टेंस टू Q मतलब कि P डैश प्लस Q। अब देखो हमेशा याद रखिए कि कोई एक वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए A है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है A डैश, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, A और A डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे ही हम यहाँ भी हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये Q का डैश है, ठीक है, ऑलरेडी डैश लगा था। तो R डैश, इसका R है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। वैसे ही Q डैश का Q डैश है और सिंपल Q भी है, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर बच गया S, तो S और S डैश भी कैंसिल आउट बच गया। अब बचा क्या क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास Q डैश है और क्या है, P डैश है। क्लियर है, Q डैश है और P डैश है, दो चीज़ बच गई। ये दोनों ही कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि और इसका वेरिएबल नहीं है हमारे पास। तो इसलिए क्या हो गया कि जो रीज़न है, जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है, बट बोथ A एंड R आर ट्रू है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या नहीं मिल पाया, नेगेशन P नहीं मिल पाया। अगर मिलता तो ये दोनों सही होते, मतलब रीज़न तो उन्होंने सही दिया था बट इसके लिए एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है वो प्रेडिकेट लॉजिक से दिया गया है, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के नाम से जानते हैं। पहले आपको क्या दिया गया, स्टेटमेंट 1 में एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्रैंड पेरेंट इज़ अ पेरेंट ऑफ वन पेरेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सेकेंड में वो क्या बोल रहा है, उसी का ही FOPL जनरेट किया है। पहले ही रिप्रेजेंटेशन अबॉय स्टेटमेंट का ही रिप्रेजेंट किया है FOPL मतलब प्रेडिकेट लॉजिक में, तो वो सही है कि नहीं वो हम देखते हैं। यहाँ जो ग्रैंड पेरेंट बोला है वो सभी ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, जितने भी हैं, फॉर ऑल, सभी ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा है। तो फॉर ऑल ये जो है स्टेटमेंट वो फॉर ऑल का है। फॉर ऑल GC पेरेंट G और C की बात किया है, ठीक है, मतलब सभी ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप बता रहा है। क्या बता रहा है, सभी ग्रैंड पेरेंट का उनके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड के साथ रिलेशन बता रहा है। देयर एग्जिस्ट मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़, ये ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन कब बन रहा है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट P पेरेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, मतलब कि यहाँ उन्होंने बता दिया है कि पेरेंट ऑफ वन पेरेंट होनी चाहिए। ग्रैंड पेरेंट इज़ अ पेरेंट ऑफ वन पेरेंट, वन पेरेंट एक स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए हम यहाँ साइन क्या ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, जो इस तरीके का साइन होता है। देयर एग्जिस्ट कुछ के लिए बात करता है, वन, ठीक है, वन P पेरेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, क्लियर है, एंड पेरेंट ऑफ चाइल्ड, ये PC जो है वो पेरेंट ऑफ चाइल्ड की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ जो GP है वो ग्रैंड पेरेंट की बात कर रहा है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट क्या है, पेरेंट ऑफ चाइल्ड है। वन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट क्या है, पेरेंट ऑफ चाइल्ड है, और इस साइड क्या बता रहा है, सभी ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बता रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को अगर FOPL में हमें जनरेट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जो कि सही है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्लियर है, तो ये था हम लोग का FOPL से क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है, न्यूमेरिकल टाइप है, जिसमें आपको CF, ठीक है, एक CF की बात की गई है, सर्टेनिटी फैक्टर। सर्टेनिटी फैक्टर क्या होता है कि एक वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है और जिससे क्या पता चलता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू से कि कोई स्टेटमेंट कितना सही हो सकता है, वो उस स्टेटमेंट के बारे में बताता है। कौन? सर्टेनिटी फैक्टर। मतलब लास्ट हमें आंसर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड होगी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि एक डेटाबेस है जहाँ रूल डिफाइन किया गया है। रूल क्या है? P1 एंड P2 और P3, ये जो है वो पूरा एक रूल है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आपको बोला है कि R1 की वैल्यू 0.8 है, R2 की वैल्यू 0.3, वेयर P1 P2 एंड P3 आर प्रीमाइसेस एंड R1 R2 आर कंक्लूजन ऑफ रूल्स। जो P वाले हैं वो प्रीमाइसेस है, मतलब कि 3 प्रीमाइसेस है और 2 कंक्लूजन है, विथ सर्टेनिटी फैक्टर, जहाँ आपको सर्टेनिटी फैक्टर की भी वैल्यू दी गई है, एक CF1 करके दी गई है 0.8, CF2 की वैल्यू दी है 0.3। इफ़ रनिंग प्रोग्राम हैज़ प्रोड्यूस्ड P1, P2, P3 विथ सर्टेनिटी फैक्टर 0.5, 8 और 2, देन फाइंड द CF रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइसेस। आपको P1, P2, P3 की भी वैल्यू प्रोवाइड की गई है, R1, R2 जो कंक्लूजन था उसका भी वैल्यू दिया गया है और एट लास्ट आपको सर्टेनिटी फैक्टर के 2 वैल्यू दी गई है, CF1 0.8 और 0.3। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला या एक लॉजिक याद रखना है। जब 2 प्रीमाइसेस के बीच में एंड लगा होगा, ठीक है, एंड लगा होगा, तब हम उनकी वैल्यू में क्या फाइंड करेंगे? मीन। क्लियर है? मीन फाइंड करेंगे। और जब और होगा तो वहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? मैक्स। क्लियर है? जब एंड होगा तो मीन, और होगा तो मैक्स। अब इसी को ही हमें इस रूल में क्या करना है? अप्लाई करना है उनकी वैल्यूज़ के साथ। तो हमने एक सोल्यूशन आपके लिए रखा है यहाँ पर, उस पर हम चलते हैं सीधा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो जो गिवन था वो सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा है, देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? P1 एंड P2, हमारे पास रूल था CF ऑफ P1 एंड P2, जिसके लिए मैंने क्या बताया, जो हमें याद रखना है वो चीज़ को मैंने पहले लिखा है कि अगर एंड होगा तो हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे उनकी वैल्यू से, और होगा तो हम मैक्स निकालेंगे। क्लियर है? हमारे पास दिया क्या गया है? रूल P1 एंड P2 और P3। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मीन मैक्स, इसके अकॉर्डिंग। तो कैसे सॉल्व होगा ये? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एंड के लिए, मतलब P1 और P2 से हमें क्या ढूंढना है? मीन ढूंढना है। ये P1 और P2 के लिए है। जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग P3 के साथ क्या करेंगे? और करेंगे, मतलब कि मैक्स निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा है P1 और P2 की वैल्यू 0.5 और 0.8 है। मीन निकालेंगे तो 0.5 आने वाला है और ये 0.2। अब इनके बीच में क्या था? और था। और के लिए हमें क्या निकालना है? मैक्स निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। क्लियर है? इस रूल से हमें आंसर क्या है? 0.5। अब हमारे पास कंक्लूजन दिया है 2 और सर्टेनिटी फैक्टर की भी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 0.5। ठीक है? तो कंक्लूजन R1 की वैल्यू क्या दिया है? 0.8 और अभी सर्टेनिटी फैक्टर की वैल्यू क्या निकली? 0.5। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40 आएगा और वैसे ही जब हम लोग 0.5 और 3 को करेंगे तो 0.15 आने वाला है। मतलब कि यहाँ पर हमने पहले क्या किया? पहले हमें ये 2 स्टेटमेंट याद रखना है, कब मीन निकालना है, कब मैक्स निकालना है। उसके बाद उसकी वैल्यू से मीन मैक्स निकालेंगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको R1 और R2 की जो भी वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट हमारा आंसर क्या आया कि R1 की वैल्यू क्या आई? 0.40, R2 की वैल्यू क्या आई? 0.15। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि सर्टेनिटी फैक्टर पे पूछा गया था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और आपने आज के सभी क्वेश्चंस को देखा कि अधिकतर करके आपके पास सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं और यही पैटर्न अभी चल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, टॉपिक वाइज सॉल्व करें, जिससे आपको क्लियर होते जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।